गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आदित्य, आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री में धातु और अधातु टॉपिक को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछले क्लास में धातु और अधातु के बारे में बेहतर ढंग से समझा था कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। अगर हम पिछले क्लास की अगर थोड़ी सी रिकॉल कर दें तो जो भी हमारे नए छोटे भाई बहन अगर शामिल हुए हैं, डायरेक्ट इसी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि धातु और अधातु है क्या? ये एक प्रकार का तत्व है, ये एक प्रकार का क्या है? तत्व है। जब कोई भी चीज़ हमें नहीं पता चलता है, तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि वो पदार्थ है। वो डायरेक्ट क्या है? पदार्थ है। यानी दुनिया का जितना भी आपको सामान दिख रहे हैं, ठीक है? यानी दुनिया का जितने सारे आपको ये सृष्टि में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? वो सब किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बना है, ठीक है? तो हमने पदार्थ को ही बाँटा था, ठीक है? हमने पदार्थ को लाया, ठीक है? जैसे कोई वस्तु बना है, पदार्थ है, ठीक है? इस पदार्थ को हम 2 भागों में क्या कर देते हैं? विभाजित कर देते हैं। एक क्या कह देते हैं कि शुद्ध है और एक क्या कर देते हैं? अशुद्ध है, ठीक है? इसी में हमने लाया था एक क्या? तत्व, एक लाया था यौगिक, ठीक है? एक तत्व हमने बताया और एक क्या बताया था? यौगिक के बारे में बताया था। तत्व में ही हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? धातु एंड अधातु के बारे में। धातु एंड अधातु के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, वो मूलतः एक प्रकार का क्या है? तो तत्व है। एक प्रकार का क्या है? तत्व है। तो आपको यहाँ से इतनी बात समझ में आया कि जब भी हम धातु या अधातु की बात करें, तो इसका मतलब है कि वो हम किसकी बात कर रहे हैं? तत्व की बात कर रहे हैं। और ना कुछ भी समझ में आए तो सीधी सी बात कहिए कि वो क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है? बात क्लियर है? चलिए, और भी अगर हम बात करें, ठीक है? तो इस दुनिया में जितने सारे चीज़ है, वो या तो धातु से बना होगा या तो अधातु से बना होगा, ठीक है? इन्हीं दोनों से मिलकर क्या है? तो आप कहोगे कि दुनिया का हर चीज़ बना हुआ है, ठीक है? अब धातु और अधातु ही क्या है? तत्व है। अब तत्व क्या होता है? तो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना हुआ जो सामग्री है, बना हुआ जो पदार्थ है, उसको हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। यानी एक ही प्रकार के परमाणु से बना कोई पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। यौगिक क्या कहलाता है? तो किसी समान रेशियो में, किसी समान रेशियो में 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बना होता है। हमने क्या कहा कि यौगिक जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बना है। तत्वों के मिलने से बना है। यानी 2 अलग-अलग प्रकार के अगर तत्व मिलते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता? तो वो हमारा यौगिक कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारा लोहा है, लोहा, तो लोहा क्या है? हमारा तत्व है। लेकिन जैसे ही हम कह दिए एफईओ, तो ये हमारा क्या हो गया? फेरस ऑक्साइड, यानी ये हमारा यौगिक बन गया। या हम बात करते हैं कार्बन का, तो अकेले सी है तो ये हमारा तत्व है। लेकिन जैसे ही कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हमारा क्या है? यौगिक है। तो ये पिछली क्लासों में हम लोगों ने इसके बारे में जाना था, ठीक है? चलिए, अब और भी अगर हम आगे की बात करें, तो और हम आगे क्या पढ़े थे? तो तत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, धातु के बारे में, कि धातु और अधातु को हम 2 तरह से पढ़ लेते हैं। एक होता है कि फिज़िकल रूप से और एक होता है केमिकल रूप से, यानी भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर हम क्या करते हैं? धातु और अधातु को बाँट लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए हुए तो मेटल के बारे में, धातु के बारे में कि धातु होता क्या है? तो एक सिंपल सी सरल भाषा में अगर परिभाषा की हम बात करें, तो धातु हम उसे कहते हैं जो पदार्थ ऊष्मा या विद्युत का संचालन करता हो। हमने क्या कहा कि एक वैसा पदार्थ जो ऊष्मा या विद्युत का क्या कर देता हो? संचालन करता है, तो हम उसे कह देते हैं कि वो हमारा धातु है। और जो ऊष्मा और विद्युत का संचालन नहीं करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? तो अधातु कहलाता है, ठीक है? तो इतनी बातें हम लोगों ने कल के क्लास में जाना था। और भी अगर हम बात करें तो और क्या थे, ठीक है?
तो हम लोग पढ़ रहे थे धातु के भौतिक गुण के बारे में। हमारा हेडिंग क्या चल रहा था? धातुओं का भौतिक गुण। धातुओं का भौतिक गुण हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और धातुओं के भौतिक गुण में हम लोगों ने काफी हद तक पढ़ा था, ठीक है। पहली बात हम लोगों ने पढ़ा क्या, कि धातु जो होते हैं, धातु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 हो सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी मेटल है, ठीक है, तो मेटल का जो बाहरी कोश होगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। नाभिक हो गया। नाभिक के चारों ओर क्या होता है, तो आप कहोगे कि कक्षा मौजूद होता है, यानी ऑर्बिट मौजूद होता है। इस ऑर्बिट के बाहरी कोश में अगर 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है, तो हम कहते हैं कि वो हमारा धातु है। वो हमारा क्या, धातु है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी अगर बात करें, तो धातु हमेशा या तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, तो त्याग करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इतनी बात तो हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था, ठीक है। इसी तरीका से, लेकिन इसमें एक अपवाद था। क्या था, एक अपवाद। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें, किसकी, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन फिर भी ये क्या है, हमारा अधातु है। ये क्या है, अधातु है। तो इसको आप एक अपवाद में याद रख सकते हैं। ये आपको क्या रखना है, अपवाद में याद रख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन क्या है, धातु है या अधातु है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, अधातु है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत धनात्मक का गुण रखता है। जब कोई भी चीज अगर अपना चीज त्याग करता है, कोई भी अगर धातु या मेटल, हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का क्या किया हो, त्याग किया हो, इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करता है, तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो विद्युत धनात्मक है। वो क्या है, विद्युत धनात्मक है, ठीक है। और विद्युत धनात्मक कहने का मतलब क्या है, कि वो पॉजिटिव यानी कि प्लस आयन ऊपर चार्ज बना लेता है। क्या बना लेता है, अपने ऊपर प्लस का चार्ज बना लेता है। जैसे अगर हम बात करें, सोडियम है हमारा, क्या है, सोडियम। सोडियम का हम कह सकते हैं कि जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो 281 आएगा, 281, ठीक है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये त्याग किया, तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो स्टेबल हुआ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद हुआ। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सोडियम जो था, अब बदल गया किस में, तो आप कहेंगे कि सोडियम प्लस आयन में बदल गया। किस में बदल गया, प्लस आयन में। बात क्लियर हुआ? तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्या है, विद्युत धनात्मक वाले गुण रखता है। कोई भी मेटल की अगर बात करते हैं, तो ये बात क्लियर है। चल, और भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए, और भी हम पॉइंट की अगर बात करें, तो पिछले क्लास में और हम लोगों ने जाना था कि इसमें विद्युत में क्या होता है, आघात वर्धनीयता वाला गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी कहने का मतलब है कि उसको पीट पीट कर हम चादर का रूप दे सकते हैं, ठीक है। अगली पॉइंट क्या है, कि वो धातु जो होता है आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय का गुण रखता है, ठीक है। आघात वर्धनीय यानी कि घात का मतलब क्या होता है, घाट का घात, घात मतलब किसी को चोट पहुंचाना। घात का मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना। यानी किसी को, किसी पदार्थ को अगर पीट पीट कर हम क्या कर दे रहे हैं, एक चादर बना दे रहे हैं, एक सीट के रूप दे दे रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं कि आघात वर्धनीय है। और यही गुण अगर किसी भी पदार्थ में है मौजूद, तो हम कहते हैं कि वो हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि वो हमारा धातु है। क्या है, वो हमारा धातु है।
बात क्लियर हुए? तो यहाँ से हम लोगों ने जाना था आघात वर्धनीय के बारे में। थर्ड पॉइंट के बारे में और भी हमने जाना था तन्यता के बारे में। किसके बारे में? तन्यता। तन्यता कहने का मतलब क्या है? तन्यता कहने का मतलब है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, खींच के लंबा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खींच कर लंबा, जिसको हम इंग्लिश में मैलिएबल बोलते हैं, ठीक है। खींच कर हम क्या कर सकते हैं? लंबा कर सकते हैं, एक तार का रूप दे सकते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उसकी तन्यता अधिक है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है हमारा पदार्थ? तो धातु है, ठीक है। इसी में हम लोगों ने जाना था कि सबसे अधिक तन्यता वाला जो धातु है वो हमारा कौन सा है? तो आप कहेंगे कि वो हमारा गोल्ड है। क्या है? गोल्ड है, जिसको हम लोगों ने एयू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको जब आप क्या करोगे, 1 ग्राम अगर आप लोगे, 1 ग्राम अगर आप सोना लेते हो तो इससे 2 किलोमीटर लंबी क्या बन जाती है? 2 किलोमीटर लंबी तार बन जाती है। बात क्लियर हुआ? उसके बाद आता है सिल्वर का, ठीक है। तो इस तरीका से हम इतने चीज़ों को प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। अगर हमारे भाई बहन कोई भी नया डायरेक्ट इसी क्लास को ज्वाइन कर रहे, तो आप जाकर पीछे का क्लास अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब इससे हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब धातु के और भी गुण क्या हो सकते हैं? धातु के अगर और भी हम गुण की बात करें, ठीक है। तो देखिए, अगला पॉइंट है, अगर फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करें, तो धातु के द्रव्यनांक, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक ये क्या होता है? तो उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होता है। उच्च कहने का मतलब हाई होता है, ठीक है। ये अगला पॉइंट है। यानी जितने सारे मेटल हैं, ठीक है, वो अधिकांश जो मेटल होता है जिनका द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है वो उच्च कोटि का होता है। अब क्वथनांक का मतलब क्या है? क्वथनांक कहने का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, यानी जैसे आप क्या करते हो, पानी को आप बॉयल करते हो या नहीं करते हो, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होने लग जाता है? तो आप कहते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी क्या हो जाता है? बॉयल होने लग जाता है। और जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते हैं तो ये 100 डिग्री से आगे तो बढ़ेगा नहीं, ये अपना अवस्था क्या करने लग जाता है? बदलने लग जाता है। ये सारे चीज हमने पढ़ाया था पदार्थ की अवस्था के बारे में, सबसे पहले ही टॉपिक में इसको हमने बताया था, ठीक है। चलिए, बॉइलिंग हो गया। अगर द्रव्यनांक की अगर हम बात करें तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग जो होता है यानी कि पिघलना। द्रव्यनांक का मतलब क्या है? पिघलना। सीधी सी अगर बात समझे तो इसका मतलब क्या है? पिघलना। यानी धातु जो होता है, धातु को हम आराम से पिघला नहीं सकते हैं। जैसे आप सोना ले लीजिए, ठीक है। सोना को पिघलाने के लिए हमें अधिक ताप की आवश्यकता होती है। हमें चांदी को पिघलाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। आप लोहा को पिघला कर देखिए, लोहा आसानी से आपको मिल जाएगा, आप जरा पिघला कर देखिएगा, बहुत अधिक हीट देना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें तो आप कभी ना कभी आप एक किसान घर से रहे होंगे, ठीक है। आप किसान घर से रहे तो आपके घर में खुरपी हंसुआ वगैरह का आप नाम तो जानते होंगे। तो खुरपी हंसुआ वगैरह जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? तो आप मौसम के अनुसार, यानी जिस फसल की कटाई के समय आप क्या करते हो, ले जाते हो, ठीक है, उसको कहाँ ले जाते हो? तो एक लुहार के पास ले जाते हो। वो क्या करता है? आग में उसको गर्म करता है। फिर भी देखते हैं कि अधिक ताप देने के बावजूद भी वो पिघलता नहीं है, पिघलता नहीं है। उसको पीट पीट कर क्या कर देता है? उसको चादर की तरह उसको क्या कर देता है? धार दे देता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यनांक का मतलब पिघलना, और क्वथनांक का मतलब कह सकते हैं उबलना, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है? उबलना। इसका मतलब है उबलना, ठीक है। तो अधिकांश जो धातुएं होते हैं उनकी गुण होती है, उनकी प्रॉपर्टीज होती है कि वो क्या रखते हैं? उच्च कोटि का, यानी उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन अपवाद में आप कुछ ऐसे भी, ठीक है, अपवाद हम लिख रहे हैं कि अपवाद में आपको क्या रखना है? कुछ ऐसे हैं धातु जिनके
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपने सुना होगा गैलियम, ठीक है, गैलियम, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, ठीक है, ये एक ऐसा धातु है, ये दोनों एक ऐसा धातु है जिनको हम क्या करते हैं कि अपनी हथेली पर रखते हैं, ठीक है। अपनी हथेली पर रखेंगे तो हमारे हथेली के टेम्परेचर पर ही पिघलने लग जाता है, ठीक है। ये क्या होने लग जाता है? तो इसका जो द्रव्यनांक होता है, इसका द्रव्यनांक क्या होता है? द्रव्यनांक निम्न होता है, ठीक है, द्रव्यनांक निम्न होता है। और कितना निम्न होता है? तो इसको अगर आप 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस यानी अगर हमारी हथेली पर इसको रख दिया जाए तो ये आराम से क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपका सोडियम और पोटेशियम भी होता है, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम की बात करें, सोडियम एंड पोटेशियम की अगर बात करें तो इनका क्वथनांक जो होता है वो निम्न होता है। क्या होता है? इनका जो क्वथनांक होता है ये क्या होते हैं? निम्न होते हैं, ठीक है। क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा धातु के भौतिक गुण का ये पांचवा हमारा पॉइंट था कि द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। ये अधिकांश धातुओं का, लेकिन अपवाद में आपको ध्यान रखना है 4 मेटल के बारे में। 2 मेटल जो गैलियम और सीजियम है, जिसका द्रव्यनांक क्या होता है? निम्न होता है, यानी जब इसको हम हथेली पर रखते हैं तो पिघल जाता है। और इसी प्रकार से सोडियम और पोटेशियम जो होता है, इसका हमारा जो उबलने की क्रिया है, यानी उबलने वाला जो पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम क्वथनांक बोल रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं आप? तो वो हमारा निम्न होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही कुछ ऐसे धातु है जिनका आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों याद रखना है, ठीक है। तो आपको हम एक चार्ट लिखवा दे रहे हैं और चार्ट में आपको वो चीज सारा का सारा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला जो है हमें जिंक है, ठीक है। जिंक है, ये सारा का सारा जो पॉइंट है आपको डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, सेल्सियस में है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये डिग्री सेल्सियस में है। जिंक का अगर हम द्रव्यनांक देखें, ठीक है, जिंक का अगर द्रव्यनांक देखते हैं तो यहाँ पर 419 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अगर आपको जिंक को पिघलाना है, जिंक को क्या करना है? पिघलाना है, तो आपको 419 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर ये क्या होगा? पिघलेगा, ठीक है। इसी तरीका से अगर हम बात करें लोहा को, ठीक है, तो लोहा को पिघलाने के लिए हमें 1535 डिग्री सेल्सियस पर इसे क्या करना होगा? गर्म करना होगा। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर को हमें 1083 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना होगा। सिल्वर को 962 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना होगा। और इसी तरीका से सोडियम को अगर देखा जाए तो 98 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, ठीक है। 98 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे पिघला सकते हैं। पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम भी को कितना? 63 डिग्री सेल्सियस पर। और अगर हम गैलियम की बात करें तो गैलियम को 30 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या कर सकते हैं? पिघला सकते हैं। और सीजियम को हम कितने डिग्री सेल्सियस पर? 28 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से अगर आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है? तो सबसे पहली पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, कि सब सर्वाधिक गलनांक किसका है? सर्वाधिक, अगर हम गलनांक की बात करें या द्रव्यनांक की बात करें, ठीक है, गलनांक कहिए या इसी को आप क्या कहिए? द्रव्यनांक कहिए, ठीक है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक गलनांक किसका है? तो आप कहोगे कि सीजियम का है। किसका है? सीजियम का है। यानी सीजियम 28 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर?
28 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। अब आपको पता है कि हमारे बॉडी का, ठीक है, हमारे बॉडी का अगर शरीर की हम बात करें तो हमारे शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन आप देखो कि ये 28 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा सर्वाधिक गलनांक या द्रवनांक क्या है, सीजीएम है। सीजीएम को आप हथेली पर रखो, वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। चलो, और सेकेंड नंबर पर बात करें तो हमारा क्या है, गैलियम है, ठीक है। गैलियम को कितने डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर आप पिघला सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पूछा जाए इन सभी में से कि सर्वाधिक, हमने क्या कहा, सर्वाधिक इस चार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जो हम बात करें, यहाँ पर सर्वाधिक गलनांक किसका है, सर्वाधिक गलनांक किसका है, निम्न इसको गलनांक करना है, ठीक है। आप इसको क्या कर लो ना, निम्न गलनांक, ठीक है, उच्च नहीं, निम्न गलनांक। और सर्वाधिक उच्च की अगर बात करें, यहाँ पर आप सर्वाधिक लगा सकते हो कि सर्वाधिक निम्न जो होता है गलनांक वो होता है सीजीएम का। और सर्वाधिक उच्च गलनांक ये या द्रव्यनांक की अगर बात करें तो क्या होता है, तो आप कहोगे लोहा। हालांकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इस चार्ट की, अन्यथा आगे जाएंगे तो टंगस्टन होता है, ठीक है। सर्वाधिक उच्च जो होता है गलनांक किसका होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं इसी में हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, तो क्वथनांक के बारे में। तो देखिए, जिंक का क्वथनांक जो है कितना है, 960 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि जिंक को अगर हमें उबालना है, ठीक है, तो हमें कितने डिग्री सेल्सियस चाहिए, 907 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लोहा को उबालने के लिए 2750 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कॉपर को उबालने के लिए 2567 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सिल्वर को पिघलाने के उबालने के लिए 2212 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सोडियम को उबालने के लिए 881 डिग्री सेल्सियस चाहिए। पोटेशियम को उबालने के लिए 774 डिग्री सेल्सियस। और इसी प्रकार से गैलियम की अगर बात करें तो 2400 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए उबालने के लिए। और सीजियम की बात करें तो 980 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे क्या कर सकते हैं, उबाल सकते हैं। तो ये चार्ट आपको प्रॉपर ढंग से याद होने चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रॉपर ढंग से याद है तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, अन्यथा आपको नंबर गंवाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हमारा क्लियर हुआ। अगर आगे हम बात करते हैं, ठीक, चलिए, तो अब हम लोग धातु और अधातु के 6 नंबर पॉइंट को समझते हैं कि 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। 6 नंबर अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि अगर कोई धातु है, यदि कोई धातु है तो उस धातु से उष्मा और विद्युत का प्रवाह बहुत ही बेहतर ढंग से किया जा सकता है। यानी कि कोई भी अगर ऐसा पदार्थ जो धातु की तरफ बिहेव रखता है, क्या होता है, धातु की तरह व्यवहार करता है, या हम कह सकते हैं कि धातु है, तो उससे उष्मा का या विद्युत का क्या होगा, प्रवाह होगा। बात समझ में आया। तो हमने क्या कहा कि उष्मा उष्मा और उष्मा और विद्युत उष्मा और विद्युत का संचालन होगा, संचालन होगा, ठीक है। इसी कारण से हम लोग खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, तो जो हम लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, जो पॉट का इस्तेमाल करते हैं, वो किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। आप स्टील का यूज कर लेते हैं, आप तांबा का यूज कर लेते हैं, जिसको कॉपर हम लोग बोलते हैं। और भी बहुत सारे जो है धातु जिसका इस्तेमाल हम लोग किस में कर लेते हैं, तो बर्तन बनाने में कर लेते हैं। यानी कि हम लोग खाना बनाने वाले जो भी पॉट बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बात क्लियर है। चलिए, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक उष्मा का और विद्युत का संचालन वह कौन सा धातु करता है, यानी सर्वाधिक, आप यहाँ से पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो पॉइंट हम लिखवा रहे हैं उस पॉइंट को आप अच्छे ढंग से याद रखेंगे। सर्वाधिक उष्मा तथा
विद्युत का संचालन, विद्युत का संचालन कौन करता है? तो सर्वाधिक विद्युत का संचालन जो होता है वो कौन करता है? तो आप कहेंगे कि वो हमारा होता है क्या? तो आप कहेंगे चांदी। क्या होता है? चांदी यानी सिल्वर, ठीक है, चांदी। और चांदी के बाद की अगर हम बात करें, चांदी के अलावे यानी सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें, तो चांदी के बाद होता है तांबा। क्या होता है? तांबा होता है, ठीक है, कॉपर होता है। ये बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, कि और सारे भी मेटल जो है वो क्या करते हैं, तो विद्युत और ऊष्मा का अच्छे ढंग से प्रवाहित कर लेते हैं, यानी संचालन कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर इसका क्रम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अगर इसका क्रम पूछा जाए तो क्रम क्या हो सकता है? तो इसका क्रम आप याद रखेंगे, ठीक है, इसका क्रम आप याद रखोगे। क्रम क्या होता है? तो आप ध्यान रखोगे कि क्रम में हमें सबसे ज्यादा चांदी कर लेता है, ठीक है। चांदी के अलावा जो है और कौन कर लेता है? तो आप कहेंगे कि तांबा कर लेता है, ठीक है। चांदी के बाद कौन है? तांबा है। तांबा के बाद अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है? तो आप करोगे कि सोना हो जाता है। सोना के बाद अगर बात करते हैं तो वो एल्युमिनियम हो जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टंगस्टन हो जाता है, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है, कौन हो जाता है? टंगस्टन होता है। तो इस बात को आप अच्छे ढंग से ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि सबसे ज्यादा चांदी से विद्युत का या ऊष्मा का संचालन होता है, उसके बाद तांबा से होता है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो किससे होता है? तो सोना से, उसके बाद एल्युमिनियम, और उसके बाद अगर हम बात करें तो किससे हो जाता है? टंगस्टन का स्थान आता है। बात क्लियर है? और भी अगर इसमें एक्सेप्शन आपका क्या है, ठीक है, कि अपवाद भी आपको याद रखना है। अपवाद क्या है? अपवाद है कि लेड, लेड कहने का मतलब क्या है? लेड जिसको हम पीबी बोलते हैं, या हम इसी को सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसा, ठीक है। लेड कहिए, पीबी कहिए, या सीसा कहिए, ठीक है, ये तीनों एक ही है, ठीक है, ये तीनों क्या है? एक ही है। और इनसे क्या होता है? ये है तो धातु, ये है क्या? धातु। ये क्या है? धातु है। परंतु इससे क्या होता है कि विद्युत या ऊष्मा का संचालन नहीं होता है। इससे क्या नहीं होता है? विद्युत या ऊष्मा का संचालन नहीं होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है? इससे विद्युत और ऊष्मा का संचालन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, अपवाद क्या है? कि विद्युत, विद्युत और ऊष्मा, विद्युत और ऊष्मा का संचालन, ऊष्मा का संचालन नहीं होता है, ठीक है। इसको क्या माना जाता है? कि ये क्या है? विद्युत का या ऊष्मा का एक अच्छा कुचालक माना जाता है। इस वजह से अपने घरों में, ठीक है, हम दीवार किसका बना लेते हैं? कांच का बना लेते हैं। अगर आप दीवार किसका बना ले? अगर किसी मेटल यानी शीशा के अलावे किसी और भी मेटल, जैसे चांदी का बना लीजिए, तांबा का बना लीजिए, या टंगस्टन का बना लीजिए, तो हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी लग जाए, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ से अपवाद भी आपको ध्यान में रखने हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और भी कुछ पॉइंटें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। और पॉइंट क्या आपको याद रखना है? कि आयरन और मरकरी जो होता है, ठीक है, आयरन कहिए यानी लोहा, एवं मरकरी, मरकरी जिसको हम लोग पारा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पारा के नाम से भी जानते हैं। तो लोहा और मरकरी जो होता है, ये क्या होता है? विद्युत का सर्वाधिक क्या होता है? विरोधक होता है। सर्वाधिक क्या करता है? विरोध करता है। आप इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में पढ़े होंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, यानी प्रतिरोध एक प्रकार का क्या है? गुण है। तो धातु का एक गुण क्या है?
कि वो विद्युत का क्या कर देगा, सीधा सीधा संचालन कर देगा, उष्मा का क्या कर देगा, संचालन करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोहा और मरकरी जो होते हैं, इससे जब आप विद्युत का प्रवाह करिएगा या उष्मा का प्रवाह करिएगा तो ये अधिक विरोध करता है, ठीक है। ये क्या करता है, अधिक विरोध करता है उष्मा तथा विद्युत का विद्युत का सर्वाधिक विरोध करता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो कहानियां थी ये किससे संबंधित था, तो धातु के उष्मा और विद्युत से रिलेटेड ये सारी कहानियां थी। ठीक है, कि सर्वाधिक उष्मा तथा विद्युत का संचालन करने वाला धातु कौन सा है, चांदी है, और चांदी के बाद आता है तांबा। ठीक है, उसके बाद हमने क्रम बताया कि सबसे ज्यादा चांदी से, उसके बाद तांबा से, फिर सोना, एल्युमिनियम, टंगस्टन है। ठीक है, अपवाद में आपको याद रखना है कि लेड जो है यानी शीशा जो है वो धातु या उष्मा, वो धातु होते हुए भी विद्युत और उष्मा का संचालन नहीं कर पाता है। लोहा एवं मरकरी जो यानी पारा जो होता है वो उष्मा तथा विद्युत का क्या कर लेता है, सर्वाधिक विरोध करता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुए, तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर और भी अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हम देने का प्रयास करें, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हमारे घरों में, ठीक है, जो वायर बने हुए हैं, वायर जो लगाए गए हैं, ठीक है, बिजली के लिए हम लोग क्या लगाए हुए हैं, एक वायर लगाए, तार लगाए हुए। तार नॉर्मली हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉपर का इस्तेमाल कर लेते हैं, या एल्युमिनियम वाली तार इस्तेमाल कर लेते हैं। लोहा का हम लोग तार इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्षति होता है विद्युत का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तांबा और तांबा का यानी वायर का जो कवर होता है, वायर का जो कवर होते हैं, ठीक है, कवर जो होता है वायर का, वो क्या होता है, तो आप कहोगे, हाँ ठीक है, खेलो चुपचाप से, चुपचाप से खेला, ठीक ना, हल्ला ना करिए, ठीक। चल, चले आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे हमारे घर में जो वायर बिछे हुए हैं, ठीक है, तो वायर के ऊपर में आप एक लेयर देखते हैं, किसका लेयर देखते हैं, तो एक प्लास्टिक जैसा क्या होता है, लेयर होता है। वो लेयर किसका बना होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वायर का जो कवर होता है यानी जो लेयर होता है वो पीवीसी का बना होता है। ठीक है, पीवीसी, ठीक है, ये क्या होता है, पीवीसी का बना होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि ये हमारा वायर का कवर बना होता है। ठीक है, तो इस तरीका से आप क्या करते हैं, या आप और भी लिख सकते हैं कि कवर जो होता है वो रबर का भी बना हो सकता है। ठीक है, जो क्या करता है, हमें विद्युत लगने से बचाता है, वो क्या करता है, विद्युत लगने से बचा देता है। ठीक है, वो विद्युत लगने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, बात क्लियर है। चल, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चल, अब इसी में एक और अपवाद आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं। ठीक है, कि एक ऐसा भी पदार्थ है, ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रेफाइट का, आपने नाम सुना होगा ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है ये क्या है हमारा, तो ये कार्बन का अपरूप है। ये क्या है, एक प्रकार का कार्बन है। ठीक, ये क्या है, कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है, कहने का मतलब क्या है कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए तो क्या है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन का जो
हम निकाल देबो बाहर, हम निकाल देबो बाहर, बदमाशी करबो तो हम निकाल देबो बाहर, समझला। चल, एक ऐसा भी पदार्थ है हमारे पास, एक अपवाद भी आपको ध्यान में रखने हैं। अपवाद क्या है कि आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, ग्रेफाइट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये ग्रेफाइट क्या है, तो आप कहोगे कि ये कार्बन का अपरूप है। ये क्या है, एक प्रकार का कार्बन है, कार्बन का ये क्या है, अपरूप है, ठीक है। और आपको पता है कि कार्बन क्या होता है, कार्बन अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है। अगर कार्बन अधातु है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट भी हमारा क्या होगा, अधातु होगा। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी यहाँ से क्या हो जाता है, उष्मा या उष्मा या विद्युत का क्या कर लेता है, विद्युत का संचालन कर लेता है, ठीक है, संचालन कर लेता है, ठीक है। तो आप इस अपवाद को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपवाद से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पर लिखवाया। अपवाद में पहला क्या कि वह कौन सा धातु है जो उष्मा या विद्युत का संचालन नहीं करता, तो सीसा है। और वो कौन सा अधातु है जो विद्युत और उष्मा का संचालन कर देता है, तो वो हमारा ग्रेफाइट है, ठीक है। यहाँ से आपके पॉइंट क्लियर है होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि धातु का और क्या भौतिक गुण हो सकता है। अब 7 नंबर गुण पर हम चलते हैं। चलिए देखिए, अगर 7 नंबर गुण की हम बात बताएं, ठीक है, तो धातु में चमक पाई जाती है, धातु में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। अब धातु में चमक पाने का रीजन क्या है, देखें, धातु में चमक पाने का रीजन है कि जो हमारा क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। तो धातु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखें, यानी धातु में चमक जो होने का कारण है वो क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, गति करना, ठीक है। धातु में जो चमक होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, गति के कारण हमारा क्या होता है, तो कोई भी धातु चमकते रहता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि धातु जो है अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, धातु जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। इस वजह से भी या क्या होते हैं, धातु में चमक पाई जाती है, ठीक है। अब ये चमक पाई जाती है, लेकिन यहाँ से अगर पूछा जाए, ठीक है, कि वह कौन सा धातु है जो सर्वाधिक चमकता है, ठीक है, वो कौन सा धातु है जो सर्वाधिक चमकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सोना भी है, ठीक है। सोना में ज़्यादा चमक नहीं पाए जाते हैं, सोना में ज़्यादा चमक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पारा अगर देखेंगे तो पारा में अधिक चमक पाई जाती है। सोना से भी अधिक चमक पाई जाती है किसमें, पारा में पाई जाती है। ये बात क्लियर है। चलिए, तो आप देखे होंगे कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतह जो होता है वो सफ़ेद हमें दिखाई देते हैं। वो सफ़ेद होने का कारण क्या है, वो सफ़ेद हमें चमकते क्यों हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन रैंडमली गति करता है, यानी बहुत तेज से भी गति करता है, ठीक है, इस कारण से। लेकिन अपवाद आप याद रखेंगे, ठीक है। अपवाद क्या याद रखना है कि कुछ ऐसे अधातु हैं, ठीक है। अपवाद की अगर हम बात करें तो अपवाद क्या है, तो अपवाद में आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने आयोडीन का नाम सुना होगा, आयोडीन का नाम सुना होगा।
साथ ही साथ अभी हमने पढ़ा ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है, किसके बारे में पढ़ा, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा। तो आयोडीन और ग्रेफाइट ये दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों अधातु है, ये दोनों का दोनों क्या है, अधातु है। और अधातु होते हुए भी इसमें क्या पाई जाती है, तो चमक पाई जाती है, क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। तो इस बात का आप अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर दिलवाने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सब प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, तो धातु में चमक पाई जाती है, कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन के गति होते हैं। और अपवाद में आपको याद रखना है कि आयोडीन और ग्रेफाइट जो होता है वो अधातु का क्या, वो अधातु होते हुए भी क्या है, वो चमकता है, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, अब अगला आता है 8 नंबर, अगर पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो धातु का जो 8 नंबर पॉइंट है, ठीक है, 8 नंबर पॉइंट है कि धातु जो होता है वो कठोर होता है, धातु क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। अब कठोर होते यानी अधिकांश जो धातु होते हैं, ठीक है, अधिकांश धातु में क्या होता है, कठोर होता है या कड़ापन आप कह सकते हो, ठीक है, कठोर कह दो या कड़ा कह दो, ठीक है। यानी कि जितने सारे धातु हैं वो सब के सब क्या है, तो आप कहोगे कि कठोर होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कठोर है तो एक समान कठोर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो सोना का जो कठोरता होगा, ठीक है, वो चांदी से अलग होगा। लोहा का देखा जाए तो लोहा का कठोरता अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीका से सभी धातु का अपना अपना क्या होता है, कठोर होने का अपना अपना अलग अलग गुण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है अपवाद में, ठीक है। अपवाद क्या है आपका, वो भी ध्यान रखेंगे कि देखिए, पोटेशियम कौन है, पोटेशियम, और एक हो गया आपका सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम, ये क्या है, धातु है, ये क्या है, धातु है। लेकिन धातु होते हुए भी ये ऐसा धातु है कि ये मुलायम होता है, क्या होता है, मुलायम होता है। और मुलायम होने के कारण हम इसे क्या कर लेते हैं, तो चाकू से भी काट सकते हैं इसको, चाकू से, ठीक है, चाकू से काटा जा सकता है। बात क्लियर हुआ, यानी कि नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, जैसे सब्जी काटते हो, जैसे आप सब्जी काटते हो उसी तरीका से आप पोटेशियम और सोडियम को भी क्या कर लोगे, काट लोगे चाकू से। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलिए, कोई दिक्कत है, नहीं है। लेकिन आप लोहा को काटिए चाकू से, नहीं काट पाइएगा। आप सोना को काटिए चाकू से, नहीं काट पाइएगा। आप एल्युमिनियम को चाकू से काटिए, नहीं काट पाइएगा, ठीक है, बात क्लियर हुआ। चलो, तो ये अपवाद आपको ध्यान में रखना था। चल, 9 नंबर अगर हम पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो 9 नंबर पॉइंट कहता क्या है, 9 नंबर जो पॉइंट है वो कहता है कि धातु में क्या होता है, ध्वनि पाई जाती है, ठीक है। धातु में क्या होता है, ध्वनि होता है। ध्वनि कहने का मतलब है कि उसमें से कुछ ना कुछ आवाजें निकलती हैं, ठीक है। ध्वनि को जब, ध्वनि कहने का मतलब आवाज होता है, ठीक है। यानी जब आप किसी मेटल को पीटते हो, यानी किसी धातु को जब आप पीटते हो तो उससे क्या निकलता है, आवाज निकलता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग धातु का इस्तेमाल किस में कर लेते हैं, तो आप कहेंगे कि धातु धातु का जो इस्तेमाल है हम लोग किस में कर लेते हैं, तो मंदिर का घंटी बनाने में, मंदिर का घंटी बनाने में इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। बात क्लियर हुआ, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो धातु में क्या पाया जाता है, ध्वनि, जिसको हम लोग धातुई ध्वनि भी कह देते हैं, ठीक है। चल, अब और भी क्या चीज है, देखें, अगर 10 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, 10 नंबर पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, 10 नंबर पॉइंट है
भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं। अब भौतिक अवस्थाएं कहने का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी पदार्थ को भौतिक रूप से, पदार्थ जो है, ठीक है, पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटे थे। एक बांटे थे भौतिक आधार पर, ठीक है, और एक बांटे थे रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार जो होता है, भौतिक आधार पर हमने इसको बांटा था कितने भागों में? तो आप कहेंगे कि लगभग 5 भागों में। नॉर्मली आप पढ़ते हो क्या? नॉर्मली पढ़ लेते हैं ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में, ठीक है, और दो और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, और एक बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी बीईसी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भौतिक अवस्थाएं हैं, आप देख पा रहे हैं कि ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है, या तो प्लाज्मा, या तो बीईसी हो सकता है। ये अभी भी रिसर्च का काम चल रहा है इस पर, अभी उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भौतिक अवस्थाएं क्या हो सकता है? देखिए, अधिकांश जो धातुएं होती हैं, ठीक है, अधिकांश जो धातु होते हैं, अधिकांश धातु में, ठीक है, अधिकांश जो धातुएं होते हैं वो क्या होती है? तो आप कहेंगे कि ठोस होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ठोस होता है। लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे भी धातु हैं जो तरल अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र, ठीक है। अपवाद आप याद रखोगे, अपवाद में आपको क्या याद रखना है कि एकमात्र धातु, एकमात्र धातु कौन सा है? तो आप कहोगे कि पारा। क्या है? पारा, जिसको आप कहते हो Hg, ठीक है। ये क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी वजह से आप देखते हो कि जो आपके घर में थर्मामीटर है, ठीक है, आपने थर्मामीटर का इस्तेमाल किया होगा बुखार को मापने के लिए, ठीक है। तो बुखार मापने वाला जो आपका थर्मामीटर है उसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। क्यों भरा होता है? क्योंकि पारा जो है क्या कर देता है? तो आप कहोगे कि ये धातु होते हुए भी, ये धातु होते हुए भी ऊष्मा को क्या कर लेता है? माप लेता है, ठीक है। ऊष्मा को क्या कर लेता है? माप लेता है, ठीक है। ऊष्मा का अच्छे ढंग से संचालन कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो आप कहोगे कि द्रव के अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? धातुएं का भौतिक अवस्थाएं थी, ठीक है, कि भौतिक अधिकांश जो धातु होता है वो ठोस, जैसे सोना देख लीजिए, चांदी देख लीजिए, कॉपर देख लीजिए, आप एल्युमिनियम देख लीजिए, आप टीन देख लीजिए, ये सारा का सारा क्या है? तो हमारा ठोस के रूप में है। अभी पढ़ा लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारा का सारा, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोन बोरॉन हो गया, ये सारा का सारा हमारा क्या है? तो आप कहेंगे कि हमारा ठोस अवस्था में है। लेकिन एकमात्र ऐसा धातु है जो किस अवस्था में रहता है? तो द्रव अवस्था में, वो हमारा क्या है? पारा है। बात क्लियर है? चल, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो धातु का जो घनत्व होता है, ठीक है, 10 नंबर अगर पॉइंट की बात करें तो धातु का जो घनत्व होता है, धातु का घनत्व उच्च होता है, ठीक है, धातु का घनत्व उच्च होता है। अच्छा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जिनको ये बात अच्छे ढंग से समझ में आ गया, धातु के बारे में अगर अच्छे ढंग से समझ गए, ठीक है, तो उनको अधातु के बारे में पढ़ना आसान लगेगा। लेकिन जिनको धातु समझ में नहीं आया तो उनको अधातु समझने में भी मुश्किल होगा, क्योंकि धातु का जस्ट विपरीत है ये, क्या? अधातु है, ठीक है। जो धातु में गुण पाए जाएंगे अधातु में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। अपवाद वाले आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है। अब कुछ हम पॉइंट आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब आप चलिए देखें,
आपके सामने हमने एक चार्ट बना दिया है, ठीक है। धातु एक तरफ यानी जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जो आपके बुक में दिए गए हैं वही चीज लिखा गया है। घनत्व है 7.1, 7.9, 8.9, 10.5, 19.3, 0.97, 0.86, 1.74 और 2.7 है, ठीक है। देखिए, लेकिन हमने यहाँ एक बात समझने से पहले इस बात को ध्यान रखें कि घनत्व होता क्या है, ठीक है। हमने तो लिख दिया कि धातु का घनत्व उच्च होता है। धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। इसका मतलब क्या है? हम थोड़ा सा घनत्व के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, घनत्व जो होता है, ठीक है, घनत्व की अगर बात करें तो घनत्व क्या होता है? घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है। अब ये आयतन क्या है? आप जानते हो कि आयतन जो होता है वो क्या होते हैं? तो आप कहोगे कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है? ऊंचाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है? ऊंचाई होता है, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं, तो आपको क्या करना है कि जब भी घनत्व हम निकालते हैं, ठीक है, तो हम लंबाई को 1, चौड़ाई को 1 और ऊंचाई को भी 1 लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमें एक ऐसा कोई बर्तन चाहिए, ठीक है, यानी एक आप बर्तन ले लो, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, जैसे हम एक बना दे रहे हैं, घन बना दे रहे हैं, ठीक है। इस घन का आप देखोगे तो ये एक ऐसा बर्तन है, ठीक है, ये एक ऐसा घन है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो तीनों का तीनों 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इसे सेंटीमीटर में ले लीजिए या तो आप क्या ले लीजिए, मीटर में ले लीजिए। अगर द्रव्यमान को हम केजी में रखेंगे, द्रव्यमान को केजी में रखेंगे तो आयतन को हम मीटर में रखेंगे। लेकिन जब हम द्रव्यमान को क्या रखेंगे, ग्राम में, ठीक है, तो हम मीटर के जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे? सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस वजह से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिखा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों लिखे हैं, ठीक है। चल, यहाँ से इतनी बात तो आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अब अगर और भी हम बात करें, ठीक है, तो आपको लगता होगा कि लोहा जो होता है वो सबसे मजबूत होता है, ठीक है। आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बता रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि लोहा जो है वो सबसे मजबूत होता है, ठीक है। इस वजह से आपने सुना होगा बुलेट प्रूफ जो होते हैं वो लोहा का, अब तो कांच के भी बनाए जा रहे हैं। किसके बनाए जा रहे हैं? कांच का भी बनाया जा रहा है। तो आप समझिए, जैसे आप तुलना कैसे करते हैं? तुलना करते हैं कि जैसे आपने एक लोहा का इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया, ये क्या है? लोहा है, ठीक है। और आप अपने गर्दन में एक छोटा सा लॉकेट पहने होंगे, क्या पहने होंगे? छोटे से लॉकेट पहने होंगे। तो आपको लगता होगा कि लोहा सबसे मजबूत है और हमारा सोना का जो बना हुआ है आभूषण वो क्या है? कमजोर है। ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि लोहा से, ठीक है, देखिए, लोहा का घनत्व कितना है? 7.9 है। और गोल्ड का घनत्व कितना है? 19.3 है। कहने का मतलब है कि जैसे एक गिलास ले लीजिए, ठीक है, एक गिलास ले लीजिए, ठीक है, जितने साइज का लेना आप ले सकते हो। उस गिलास में लोहा को पिघला कर डालिए। इसको डालिए, लोहा को पिघला कर डालिए, ठीक है। और वैसा ही आकार का यानी उसी साइज का एक दूसरा गिलास लीजिए और उसमें गोल्ड पिघला कर डालिए, ठीक है, यानी सोना पिघला कर डालिए और दोनों का क्या कीजिए? वेट कीजिए। तो सबसे अधिक क्या होगा? किसका घनत्व आएगा? तो आप कहेंगे कि घनत्व आएगा गोल्ड का, ठीक है। अब घनत्व होता क्या है? घनत्व की अगर और भी हम बात करें तो ये दिखाता है किसी भी चीज का घनापन। क्या दिखाता है? घनापन दिखाता है कि कौन कितना घना है, ठीक है। जैसे अगर आप रुई ले लो, ठीक है, तो रुई से आपको पारदर्शिता दिखाई देगा, ठीक है। रुई से आप क्या कर लेते हो? देख लेते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। पर्दा जो है, पर्दा आप कपड़े से देख लेते हो तो कपड़ा से क्या होता है? इधर से देखते हैं, इधर से दिखाई पड़ने जाता है कि सामने में क्या रखा हुआ है। लेकिन वही जब लोहे की सीट हम लगा देते हैं, ठीक है, तो हमें आर पार नहीं दिखाई देता। एक तरह से सिंपल भाषा में समझो कि यही हमारा क्या है? घनत्व है, ठीक है, यही हमारा क्या है? घनत्व है। जैसे बादल का घनत्व क्या होता है? कम होता है वायुमंडल में, इसी वजह से वो तैर रहा है, ठीक है। तो जिसका घनत्व कम होगा वो क्या करेगा? तैरेगा।
और जिसका घनत्व अधिक होगा वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुआ। तो यहाँ आप ध्यान रखोगे कि आयरन से यानी लोहा से ज़्यादा घनत्व किसका होता है, गोल्ड का। और लगभग देखो कि ये लगभग जो है 3 टाइम्स के पास में होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे अधिक इन सभी में से सबसे अधिक आपको दिखाई दे रहा है तो गोल्ड का, सबसे अधिक क्या हो रहा है, गोल्ड का। कि गोल्ड जो है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसका घनत्व। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बक्सा अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें इतने ग्राम सोना क्या होगा, का वेट रहेगा। ठीक है, लेकिन आयरन की बात करें तो 7.9 रहेगा। बात क्लियर है, बोलिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो अब चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि घनत्व क्या है और घनत्व का क्या मतलब है। तो आपको उतनी बात तो जानना था नहीं, हालांकि ये चीज़ तो आपको पढ़ने थे पहले ही, लेकिन आप पढ़े नहीं होंगे। चलिए, तो आपको याद रखना इस क्रम को। जिंक का घनत्व कितना होता है, 7.1 होता है। आयरन का घनत्व 7.9 होता है। कॉपर की अगर बात करें तो 8.9 होता है। देखिए, आयरन से भी अधिक किसका घनत्व है, कॉपर का घनत्व है। आयरन से भी अधिक घनत्व किसका है, कॉपर का है। और कॉपर से ज़्यादा घनत्व किसका है, तो आप देखेंगे कि सिल्वर का है। यानी तांबा से भी अधिक घना होता है सिल्वर। और सिल्वर से अधिक घना कौन सा है, गोल्ड है। गोल्ड का कितना है, 19.3 है। अब तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको याद करना है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, जिंक का कितना होता है, 7.1 होता है। आयरन का कितना होता है, 7.9 होता है। कॉपर का 8.9 होता है। सिल्वर की अगर बात करें तो 10.5 होता है। गोल्ड की बात करें तो 19.3 होता है। सोडियम की बात करें तो 0.97 होते हैं। और पोटेशियम 0.86। इसी तरीका से बात करें तो मैग्नीशियम का 1.74 और हमारा एल्युमिनियम होता है 2.7। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, धातु के घनत्व थे। ठीक है, और यहाँ पर आकर हमारा धातु के जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, भौतिक गुण थे, वो सारा का सारा हमने पढ़ लिया। सारा का सारा हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या धातु का रासायनिक गुण होता है। ठीक है, चल, तो इसके बाद हो सकता है कि हम लोग पढ़ लें अधातु के बारे में। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ लेंगे धातु और अधातु के सारा का सारा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।